वेरीफाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, किसी और ने किया तो हम कोशिश करते हैं उसके वर्किंग पेपर हमें मिल जाए। तो हमारे प्रोसीजर्स में, कंट्रोल्स में ओपनिंग बैलेंस शामिल नहीं है। इसका मतलब अगर हम इस पूरे सिस्टम कैश एंड बैंक सिस्टम को स्टडी करना चाहते हैं, तो हमें 3 इसके 3 एरियाज़ पे कंट्रोल को स्टडी करना होगा। एक रिसीट्स के ऊपर, दूसरा कंट्रोल ओवर पेमेंट्स, तीसरा क्लोजिंग बैलेंस। कैश रिसीविंग के ऊपर कंट्रोल स्टडी करेंगे, कैश पेमेंट के ऊपर कंट्रोल स्टडी करेंगे और तीसरा क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर कंट्रोल स्टडी करेंगे। अच्छा मुझे बताइए, क्लोजिंग बैलेंस हमारा 2 जगह पे पड़ा होगा। एक पड़ा होगा हमारे पास कैश की शक्ल में और कैश इन हैंड, और एक पड़ा होगा बैंक बैलेंस। मेरा ये ख्याल है सिर्फ कैश इन हैंड को कंट्रोल करने की जरूरत है। बैंक बैलेंस तो सिक्योर्ड है जो बैंक में, उसको तो कोई खतरा नहीं, उसको भी खतरा है। बिल्कुल खतरा है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड हो रहे हैं, जिसमें बैठे-बैठे आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। तो याद रखिए जो बैंक में पैसे हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए, बैंक बैलेंस के ऊपर भी। कैश बैलेंस के ऊपर भी, कैश बैलेंस के ऊपर क्यों होना चाहिए कंट्रोल? क्योंकि वो चोरी हो सकता है, बिल्कुल चोरी हो सकता है। चलिए, तो एग्री करते हैं आप कैश रिसीविंग, कैश पेमेंट और कैश बैलेंस सब पे कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा कैश रिसीविंग पे क्यों कंट्रोल होना चाहिए? कि हो सकता है हमारे जो एम्प्लॉइज कैश रिसीव कर रहे हैं, वो सारे का सारा कैश डिपॉजिट ना कराएं, कंपनी के अकाउंट में कुछ पैसे अपनी जेब में डाल लें। रिसीविंग क्या, एम्बेजलिंग कैश रिसीट्स हमने पढ़ा था, शाबाश। अच्छा कैश पेमेंट्स पे क्यों कंट्रोल होना चाहिए? पेमेंट में क्या कि हो सकता है कि एक्चुअली गुड या सर्विस एक्वायर ना की गई हो, पेमेंट कर दी जाए, या एक गुड या सर्विस की 2 दफा पेमेंट कर दी जाए, डुप्लीकेट पेमेंट। तो हम सारे क्या इस बात पे एग्री करते हैं कि कैश में रिसीविंग पे भी कंट्रोल होने चाहिए, पेमेंट्स पे भी कंट्रोल होने चाहिए और क्लोजिंग बैलेंस पे भी। एग्रीड? हां, उसके बाद पेटी कैश भी। अच्छा पेटी कैश में तो कंट्रोल की कोई तुक नहीं है। अब तो छोटी-छोटी अमाउंट्स होती हैं। हाँ, इंडिविजुअली इमैटेरियल एग्रीगेट होके मटेरियल बन सकती हैं, इसलिए पेटी कैश पे भी कंट्रोल्स की जरूरत है। अब सिंपल हमने क्या करना है, हमने सिर्फ ये देखना है कि रिसीट के ऊपर क्या कंट्रोल हो सकते हैं, पेमेंट के ऊपर क्या कंट्रोल, क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर, पेटी कैश के ऊपर क्या कंट्रोल हो सकते हैं। कंट्रोल बहुत सिंपल सिंपल। क्योंकि कैश बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सब, शायद हमने कभी सेल्स की ट्रांजैक्शन ना देखी हो, परचेज़ की ट्रांजैक्शन ना देखी हो, लेकिन कैश की ट्रांजैक्शन ऐसी है, हम में से तकरीबन हर पर्सन डेली बेसिस पे इसको करता है। कैश कभी कैश की कुछ चीज़ें हम खरीद रहे हो, कहीं भी चले जाएँ, आप कैश की ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ बाय कर रहे हैं, कैश की ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है। तो इस सिस्टम से काफ़ी हद तक और इसके कंट्रोल से काफ़ी हद तक हम फ़ैमिलियर होते हैं। रिसीविंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्ट कि जितना भी कैश रिसीव है हुआ, सारे का सारा रिकॉर्ड किया गया है और बैंक का मतलब क्या है? बैंक का मतलब बैंक में जमा करवा दिया जाए। अच्छा कैश रिसीव हो सकता है पोस्ट के ज़रिए से, ये पुराने ज़माने में हुआ करता था, अब नहीं होता वैसे। पुराने ज़माने में जब अभी इलेक्ट्रॉनिकली पैसे ट्रांसफर करने के इतने मोड्स नहीं थे, जैज़ कैश नहीं होता था, ईज़ी पैसा नहीं होता था। इवन इंटरनेट बैंकिंग भी नहीं होती थी। उस वक़्त लोग डाक के ज़रिए से पैसे एक जगह से दूसरी जगह भिजवाया करते थे, मैनुअली, डाक सिस्टम के ज़रिए। तो हो सकता है कि पोस्ट के ज़रिए से कुछ कैश रिसीव हो। अब पोस्ट के ज़रिए से कैश नहीं, चेक कभी-कभार सेंड किया जाता है, वो भी क्रॉस चेक। ठीक है? आप ओपन चेक यहाँ अब कैश अगर पोस्ट के ज़रिए से भिजवाने की कोशिश करेंगे, वो मना करेंगे, कहेंगे सर कैश नहीं लेके जा सकते। तो पहले पोस्ट के ज़रिए से भी कैश रिसीव होता था, इसमें रिस्क क्या हुआ करता था कि जो बंदा हमारे लेटर ओपन कर रहा है, वो उसमें से कैश निकलेगा, तो वो पैसे जेब में और लेटर को भी फाड़ के फेंक देगा। पता ही नहीं चलेगा अभी लेटर में कैश आया था। इसका कंट्रोल क्या हो सकता है? इसका कंट्रोल क्या हो सकता है? अच्छा एक कंट्रोल तो उसे बुक में नहीं बताया। इसका बेहतरीन कंट्रोल ये है, आप अपने सारे कस्टमर्स को मना कर दें कि कोई भी पेमेंट पोस्ट के ज़रिए से हमें सेंड ना करे, बल्कि डायरेक्ट हमारे या तो हमें क्रॉस चेक भेजे या डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करे और सिर्फ इंटीमेशन भेज दे, ईमेल वगैरह के ज़रिए से। लेकिन अगर पोस्ट के ज़रिए से क्वेश्चन में क्या देता है, पोस्ट के ज़रिए से कैश आ रहा है, सिंपल कंट्रोल आपने बताना है क्या? एक्नॉलेजमेंट हमारे तक कैश पहुँचा ही नहीं, दरमियान में कैशियर वो उस पोस्ट ओपन करने वाले मेल कर रहे थे, ओपन कर लिया। ठीक है? ओपन करके कैश जेब में डाल दिया, हम कैसे एक्नॉलेजमेंट देंगे? कहता है कहता है कि कोई एक बंदा उधर बिठा दे जो पोस्ट ओपन हो या ना, जो लेटर ओपन हो, अर्ज रजिस्ट्रेशन होता है कि जितने भी लेटर्स आते हैं ना, वो एक बंदा मेल क्लर्क होता है, MEIL मेल क्लर्क होता है, उनको ओपन करता है और फिर जो जिस डिपार्टमेंट का लेटर हो उसको पहुँचा देता है। लेकिन अगर इसमें कैश ओपन हो तो थोड़ा मिस अप्रोप्रिएट कर देगा। तो जिस जगह पे लेटर्स ओपन हो रहे हैं वहाँ पे क्या हो, एक इंडिपेंडेंट पर्सन इसको चेक कर रहा हो, ऑब्जर्व कर रहा हो और उसकी ज़ेर निगरानी जो भी कैश जिस लेटर में से निकलता है, वो इंडिपेंडेंट पर्सन जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको नोट कर ले। लिस्टिंग बना ले, डे एंड के ऊपर जितना कैश पोस्ट के ज़रिए से रिसीव हुआ है और जितनी लिस्ट बनी है दोनों को टोटल मैच कर ले। हो गया कंट्रोल। दूसरा, ये ज़्यादा अहम कंट्रोल है और एक्चुअली ये इन प्रैक्टिस भी है सिस्टम। काउंटर पे या कैश सेल्स के ज़रिए से जो कैश रिसीव होता है, जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट पे आप जाते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे काउंटर पे कैश रिसीव होता है। कैश सेल्स से पैसे काउंटर पे रिसीव होते हैं। इसमें भी तो रिस्क है। रिस्क है कि वो बंदा मिसअप्रोप्रिएशन कर सकता है। कंट्रोल क्या है? ये इंश्योर करने के लिए कि कैश मिसअप्रोप्रिएट ना हो। सबसे पहला और जब कभी आप याद रखें किसी भी ऐसे बिज़नेस में जाएँ, आपके किसी रिलेटिव का बिज़नेस है, जो कैश में डीलिंग कर रहा है, आपने ये कंट्रोल ज़रूर बताना है। पहला, रिस्ट्रिक्टेड एम्प्लॉयी, हर बंदे के पास अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि हम कैश को रिसीव करें। सिर्फ और सिर्फ काउंटर पे ही कैश रिसीव होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड एम्प्लॉयी 1 या 2 लोग बस। ठीक है? सिर्फ 1 या 2 लोग क्योंकि देखिए अगर 10 बंदे कैश रिसीव कर रहे हैं तो 10 बंदों में रिस्क ऑफ फ्रॉड होगा हमारा। अगर 2 लोग रिसीव कर रहे हैं तो वही रिस्क ऑफ फ्रॉड कम होकर 2 में हो जाएगा। 2 को मैनेज करना फिर भी आसान है। तो पहले तो हमने रिस्क को कम कर दिया कि रिस्ट्रिक्टेड एम्प्लॉयी कैश रिसीव करें। फिर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सेग्रीगेशन ड्यूटी का मतलब क्या? कैश रिसीव करने वाला बंदा अलग हो, बिल बनाने वाला बंदा अलग हो। आप अक्सर कभी बड़े बुक स्टोर वगैरह में जाए ना, वहाँ पे आप देखेंगे कि जो कैश रिसीव अलग काउंटर पे होता है और बिल जो है अलग काउंटर पे बनता है। ये सेग्रीगेशन ड्यूटीज की वजह से है कि अगर कैश रिसीव करने वाला कैश अपनी जेब में डाल भी ले, बिल बना होगा, हर डे एंड पे रिकंसिलिएशन बनती है दोनों की। कैश रिसीव कितना हुआ, इनवॉइस कितनी जनरेट हुई। और वो कहता है ये इनवॉइस आपने हर कैश जो भी कैश रिसीव किया है, हर कैश इनवॉइस जरूर होनी चाहिए। अगर इनवॉइस ना बन रही हुई हर कैश रिसीविंग की, आप कंट्रोल अप्लाई नहीं कर सकेंगे जो डे एंड के ऊपर आपने मैच करना है। फिजिकल कैश को बुक बैलेंस के साथ, टोटल ऑफ इनवॉइसेस के साथ मैच नहीं कर सकेंगे। देखिए कैश इस जहाँ पे कैश डीलिंग हो रही हो ना, बड़ा कंट्रोल एक ही है, एक ही बड़ा कंट्रोल है क्या? हर ट्रांजैक्शन की इनवॉइस बने और डे एंड के ऊपर फिजिकल कैश और इनवॉइस का टोटल कर ले। इससे अच्छा कंट्रोल कोई है ही नहीं कि वो टोटल कैश आपका सारा रिसीव हो गया है या कि उसने कुछ मिसअप्रोप्रिएशन किया। हाँ, इसमें ये कहते हैं जो आप इनवॉइस बननी चाहिए, इनवॉइस मैनुअल बननी चाहिए कि कंप्यूटराइज्ड, ये आपकी मर्ज़ी है। दोनों बन सकते हैं। कहता है मैनुअल बनाना चाहिए, आपने देखा होगा दुकान पे कैश मेमो, एक छोटी-सी डायरी टाइप होता है पेज, उसके ऊपर वो इनवॉइस बना के दे देते हैं। वो भी बना सकते हैं या थोड़े से अगर पैसे खर्च कर लें, ज़्यादा नहीं थोड़े से, तो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक टिल रोल मिल जाता है। जैसे आपने देखा होगा आप गोरमेट बेकरी में जाए ना या किसी दूसरे डिपार्टमेंटल स्टोर में, तो वो आपको रोल की शक्ल में वो इनवॉइस निकलती है, वो व्हाइट कलर में, वो लंबूती सी इनवॉइस। इसी तरह होता है। वो है आपकी वो क्या है बेसिकली, वो कंप्यूटर जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस है। उसमें अगर एंट्री हो गई ना एक दफा, उसमें एंट्री हो गई, इसका मतलब है जो भी ट्रांजैक्शन है सेल की वो रिकॉर्ड में आ गई। अब डे एंड अब मालिक अपने घर में बैठा हुआ है, इधर क्लर्क है, लेकिन अपने घर में बैठे-बैठे जो ओनर है उसको श्योरिटी मिल गई कि जितनी भी सेल हुई है, सबका कैश मेरे पास आ गया। कैसे उसे तसल्ली हुई?
टोटल जितने इनवॉइसेस का रिकॉर्ड उसके पास है उसको टोटल करेगा और कहेगा हाँ भाई कितना कैश आता हूँ। उधर से फोन पे बताएंगे सर इतना कैश है, टैली होगा, कहेगा फौरन बैंक अकाउंट में जमा करवा दो, फौरन ये कैश बैंक अकाउंट में जमा कराओ, जो डिपॉजिट स्लिप आए मुझे व्हाट्सएप कर दो ताकि तसल्ली हो जाए। इस सारे प्रोसेस से क्या हुआ, तसल्ली हो गई कि जितना भी सेल हुई थी वो सारी रिसीव भी हो गई और बैंक में डिपॉजिट भी हो गई। तो ये सिंपल कंट्रोल हमने इंश्योर करना है। ये रिकंसिलिएशन, ये डे एंड पे रिकंसिलिएशन से हमारा रिकंसिलिएशन है, ये टोटल बिल और जो कैश रिसीव हुआ है लिखा। तो मेन कंट्रोल क्या है हमारा कलेक्शन, कैश कलेक्शन के ऊपर, हर कलेक्शन की रसीद बननी चाहिए। अच्छा अब मैं बता नहीं रहा लेकिन ये अंडरस्टूड है क्या, कि वो रसीद रिटन फॉर्म में हो, वो रसीद सीक्वेंशियली प्री नंबर्ड हो, प्री नंबर्ड हो, और डे एंड के ऊपर फिजिकल कैश का और इसका टोटल होना चाहिए, और सेग्रीगेशन ड्यूटी होनी चाहिए। किसमें सेग्रीगेशन ड्यूटी होनी चाहिए, रिसीव करने वाले में और रिकॉर्ड करने वाले में। चलिए आगे चलते हैं। डेली डेली, अच्छा एक स्टडी में उसने कहा कि कैश को बैंक में डिपॉजिट करवाया जाता है डेली बेसिस पे। जो भी बंदा फ्री होता है उसे कहा जाता है लो भाई कैश डिपॉजिट करो। ऐसे होना चाहिए ना, लिमिटेड एम्प्लॉइज को, रिस्ट्रिक्टेड एम्प्लॉइज को ऑथराइजेशन होनी चाहिए। वरना एक बात आपको बता दूं, लोग लाख रुपया दूर की बात है, हजार 500 लेके निकल जाते हैं, वापस नहीं आते। हजार 500 ये जो मजदूर वगैरह होते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ऐसे होते हैं, बड़े बड़े ईमानदार भी होते हैं, लेकिन बड़े बड़े बात मान लोग भी होते हैं। तो हमारा प्रोफेशन तो यही सिखाता है, स्केप्टिसिज्म। इसीलिए हर एक काबिल एतबार बंदा जिसको पहले कई दफा हम टेस्ट कर चुके हो, पहले 100 रुपया देके भिजवाया हो, फिर 500, फिर 1000, ठीक है। लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को एक्सेस होनी चाहिए, उनको भिजवाना है कैश देके, ठीक है। और जो भी डिपॉजिट स्लिप होगी उसे कैश बुक के साथ मैच कर देना है ताकि पता चल जाए जितना कैश रिसीव हुआ बैंक में जमा हो गया, सारा जितना कैश रिसीव हुआ बैंक में जमा हो गया। चलिए अच्छा एक और क्वेश्चन उसने कहा, अच्छा सॉरी, इसमें क्या प्रॉब्लम थी, वीकनेस थी कि हर बंदे को कैश एक्सेस प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ रिलायबल ऑनेस्ट एम्प्लॉइज को सेलेक्ट करना चाहिए कैश में। अच्छा एक और क्वेश्चन में उसने कहा कि हर वीकेंड में कैश डिपॉजिट करवाया जाता है बैंक में, वीकेंड रिस्क है। और ये आपको बता दूं, दुकानों पे ये जो दुकानें होती है ना, जितनी भी ये जो हमारे सोल प्रोवाइड पार्ट, यहाँ पे जितनी चोरी डकैती होती है और बैंक्स में जितनी चोरी डकैती होती है, मोर देन 80% केसेस में, बैंक्स के केसेस में और दुकानों वाले के केसेस में तो तकरीबन 100% समझे, 100% अंदर का बंदा मिला होता है, कोई ना कोई एम्प्लॉई मिला होता है। और बैंक्स के केस में ज्यादातर कोई ना कोई गार्ड मिले होते हैं। अगर डकैती बड़ी हो ना तो उसका मतलब ब्रांच मैनेजर मिला हुआ है, मतलब जब ज्यादा अमाउंट की हो। तो इसीलिए याद रखिए कि हमने हर बंदे को एक्सेस नहीं देनी, और खास तौर पे अपने ऑफिस प्रेमिसेस में इतना कैश रखना ही नहीं, इतना कैश रखना ही नहीं कि जिससे खतरा हो चोरी करके। तो इसका तरीका क्या है, जैसे जैसे कैश है बैंक में जमा करवाते रहो, जैसे जैसे कैश है बैंक में जमा करवाते रहो। कैश पेमेंट, पेमेंट पे कंट्रोल होनी चाहिए। स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या कहना चाह रहा है, जो भी खर्चा हुआ है उसकी स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मौजूद होनी चाहिए। खर्चा किस चीज का हुआ है, अगर पेमेंट किया क्रेडिटर को, उसके स्पोर्ट में उनका जो चीजें उन्होंने सप्लाई की है, गुड रिसीट नोट वगैरह, स्पोर्ट में ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कोई रिपेयर करवाई है, इनवॉइस होनी चाहिए, बिल होना चाहिए, तो बिजली का बिल पे किया है, यानी हर पेमेंट की स्पोर्ट में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो ये साबित करे वो खर्चा जेन्युइन है। जिस खर्चे की स्पोर्ट में डॉक्यूमेंट नहीं है उसके फेक होने का खतरा है। तो बड़े-बड़े जितने भी खर्चे होते हैं सब क्या स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट मौजूद होना चाहिए जिससे पता चले, साबित हो रहा हो ये खर्चा किस मकसद के लिए हुआ है। आगे चलते हैं। कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या कहना चाह रहा है, कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। हमने किसी पार्टी के साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए अपने मैनेजर को भेजा, हमने कहा जाओ फैसलाबाद जाओ कॉन्टैक्ट करके आओ। फैसलाबाद गया, कॉन्टैक्ट करके आया, कहने लगा सर उधर मेरा 15,000 रुपए खर्च हुआ है, क्या 3 दिन होटल में स्टे किया था, 12,000 वो मैंने रेंट दिया। क्या कहेंगे हम, है ना। जैसे ही वो इनवॉइस देगा ना, इनवॉइस देगा, हम एक हाथ से उसे पैसे देंगे, दूसरे हाथ से इनवॉइस को फाड़ देंगे, फाड़ के कार्ड का हिस्सा बना देंगे, फाड़ के फेंकेंगे, यहाँ उसके ऊपर स्टैम्प लगा देते हैं पेड, यहाँ स्टैम्प लगा देते हैं कैंसल्ड। ये कैंसिल क्यों करते हैं स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट को, दोबारा, वरना वो हमारे कार्ड से पुराने बिल निकाल के ना डेट्स को चेंज करके दोबारा भी क्लेम कर लेते हैं। कैंसिलेशन अप्रूवल होनी चाहिए, एक्सपेंसेस अप्रूवल होनी चाहिए, सारे एक्सपेंसेस प्रॉपर्ली अप्रूव्ड हो। एक्नॉलेजमेंट ऑफ रेसिपिएंट, जो मैनेजर आया जैसे 15,000 ले लिया हमसे, हमें स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देके 15,000 ले लिया, क्या 15,000 देके उसे रिसीविंग ले लेनी चाहिए, किसने वसूल पाया, बाद में ये ना कहना मैंने वसूल नहीं पाया दोबारा दीजिए। पेमेंट क्रॉस चेक के जरिए से करें, कैश के जरिए से नहीं, क्योंकि क्रॉस चेक में फ्रॉड का चांस कम हो जाता है। और वैसे भी टैक्स आपने पढ़ा तो आपको पता होगा, क्रॉस चेक के जरिए से एक्सपेंसेस की पेमेंट करेंगे ना वो टैक्स डिडक्टेबल होते हैं, कैश करें तो नहीं होते हैं। 25,000 से सिर्फ सैलरीज के लिए होगा। प्रॉम्प्ट रिगार्डिंग क्या कहना चाह रहा है, जिसने एक्सपेंस हुआ उसी ने रिकॉर्ड हो। बैंक बैलेंस, न्यू बैंक अकाउंट ओपन होने के लिए अप्रूवल होनी चाहिए डायरेक्टर्स की, क्यों, क्या हर बंदा कंपनी के नाम से अकाउंट ओपन नहीं कर सकता, नहीं, डायरेक्टर्स की अप्रूवल होनी चाहिए। अप्रूवल के बगैर न्यू अकाउंट ओपन हो रहे होंगे, क्या मसला है कि कोई भी क्रॉस चेक भी अपने अकाउंट में उस अकाउंट में डिपॉजिट करवा लेगा। दूसरा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए। यहाँ पे बैंक में सेग्रीगेशन ड्यूटी से क्या मुराद है, बैंक में चेक बुक किसी और बंदे के पास होनी चाहिए, सिग्नेटरी कोई और पर्सन होना चाहिए। आपका इंडिविजुअल, आपका अपना बैंक अकाउंट है ना, पेमेंट लेने के लिए बैंक से साइन कौन करता है, चेक बुक किसके पास है, होनी भी चाहिए, क्योंकि आप अपने साथ फ्रॉड नहीं करेंगे। लेकिन सीएफओ क्या कंपनी के पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकता है, यस करवा सकता है। तो कंपनी में ये रूल होता है कि सिग्नेटरी कोई और पर्सन होगा, चेक बुक, ताकि कोई एक बंदा फ्रॉड करना चाहे तो ना कर सके। 2 दिन में कुल आपको पता हमेशा पॉसिबल होता है। चलिए अब चेक बुक किसी और के पास होगी, सीएफओ कहेगा कस्टडियन को, कस्टडियन चाहिए भैया चेक तो इशू करवाओ, वो पूछेगा उससे सर चेक मंगवा रहे हैं किस पर्पस के लिए, किसको पेमेंट करनी है। और बात बात याद रखिए, अगर अमाउंट ज्यादा हो ना, जैसे सरकारी खाते होते हैं जब, उसमें चेक के ऊपर सिग्नेटरी भी 2-3 कर देते हैं, सिग्नेटरी की तादाद भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। वो मजीद कंट्रोल स्ट्रांग हो जाए। एक कंट्रोल ये ना चेक बुक किसी और बंदे के पास हो, सिग्नेटरी कोई और, अगर मजीद स्ट्रांग करना चाहते हैं इसको तो सिग्नेटरी की तादाद भी बढ़ा सकते हैं। सेग्रीगेशन कस्टडियन और सिग्नेटरी, ठीक है। अच्छा साइन मैनुअल भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं, या बोला डिजिटल सिग्नेचर। बात अगर आप किसी सरकारी महकमे से अगर कभी पेंशन का चेक बना ना आपने देखा हो, तो उसमें आप नोट करेंगे एक तो एक से ज्यादा होते हैं उस चेक के ऊपर, और दूसरा नॉर्मली जो सिग्नेचर होते हैं ना वो स्टैम्प लगी होती है। इवन आपका जो आईडी कार्ड है उसके ऊपर भी आप देखें सिग्नेचर जो है वो बेसिकली मैनुअल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक है। तो इससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, इससे हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कस्टडियन और सिग्नेटरी अलग-अलग होने चाहिए। एक कंपनी का रियल केस था, वो क्या कहते हैं, उन्होंने चेक बुक बनाई हुई थी और साइन करने के लिए सीएफओ ने स्टैम्प रखी हुई थी, और चेक बुक और स्टैम्प, इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प, ये दोनों इकट्ठी करके एक रूम में रखी हुई थी जो लॉक रहता था।
रूम क्या रहता था? लॉक रहता था। उस रूम के पास ही पानी पीने एक कूलर भी था, वाटर कूलर था, जिसपे अक्सर एम्प्लॉइज़ आके पानी पिया करते थे। बताइए कोई रिस्क है? कोई कंट्रोल वीकनेस है? क्या वीकनेस है? चेक लॉक है। एक दिन उधर अक्सर पानी से चेकबुक गीली नहीं होगी। क्योंकि उधर एम्प्लॉइज़ अक्सर आया करते थे ना, देखिए जहाँ पे आपका कैश होना चाहिए ना, वहाँ पे कोई दूसरे का आना-जाना नहीं होना चाहिए और जहाँ पे आना-जाना है वहाँ पे कैश नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉइज़ आते-जाते थे, सारी ऑर्गनाइज़ेशन को पता था कि इस कमरे में चेकबुक भी मौजूद होती है और स्टैम्प भी मौजूद होती है, साइन करने वाली। पता सबको था। एक दिन इत्तेफाक से वो लॉक करना दरवाज़ा खुला रह गया। फिर उसके उसके 2 दिन बाद पता चला एक एम्प्लॉयी गायब हो गया है, आ नहीं रहा और बैंक अकाउंट से 1.5 करोड़ रुपया निकल चुका है। उसके बाद ना कभी उस एम्प्लॉयी का पता चला, ना वो पैसों का पता चला किधर गया। इसलिए याद रखें कि चेकबुक अलग होनी चाहिए, सिग्नेटरी अलग होना चाहिए। दोनों को इकट्ठा नहीं करना आपने। सीएफओ कह रहा है मैं 10 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब ना करना, ये चेकबुक जब जब जरूरत हो खुद ही बैंक में इशू करते रहना। 3 साइन चेक होने चाहिए। ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। हाँ, जैसे उसने एक पैसे में कहा कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रेगुलरली हर 3 महीने बाद बन रही है। नहीं, एक पैसे में कहा हर महीने बन रही है और कभी-कभी स्किप हो जाती है। ये भी गलत है, ठीक है? एक पैसे में कहा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन रही है रेगुलरली, हर महीने बन रही है। जो बंदा बैंक रिकंसिलिएशन बना रहा है, वही चेक नहीं कर रहा है। इंडिपेंडेंट पर्सन चेक नहीं कर रहा। तो ये भी गलत है, ठीक है? इंडिपेंडेंट पर्सन को भी चेक करते रहना चाहिए बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक बैलेंस आपने सिक्योर कर लिया इन प्रोसीजर से, इन कंट्रोल से। जो कैश पड़ा हुआ है आपके पास, वैसे तो कैश इन हैंड होगा थोड़ा, क्यों थोड़ा होगा? आप डेली बैंक में ट्रांसफर कर, लेकिन थोड़ा भी तो सिक्योर होना चाहिए। क्या करें? हैवी लॉक्ड बॉक्स। हाँ, तिजोरी या मेक रोड पे चले जाना अगर, तो उसपे आपको बहुत से सेफ मिल जाएँगे। लॉक बॉक्स में वो ब बड़े भारी, उनमें सबसे अच्छी बात ब्यूटी ये होती है, एक भारी होते हैं, एक बंदा नहीं उठा सकता। उसके लिए 2-3 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और फिर उसके बाद वो लॉक भी होता है। एक होता है चाबी, पुराने ज़माने में चाबियाँ घूमती थी, अब वो इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम है, आप कोई कोड भी एंटर कर सकते हैं, सिक्योर कर लेंगे। कह रहे हैं वो इसमें क्या रिस्क है? जी? नहीं, भारी से उसे ये लगेगा कि अंदर अरबों क्या पड़ा हुआ है। नहीं, हर एक को पता है कि वो जो सेफ होते हैं वो भारी होते हैं और भारी होने का मकसद ये होता है उसे उठा के भागना है। एक केस, ये एक और केस याद आई। उस केस स्टडी में उसने कहा कि जितने भी पैसे हैं वो एक बॉक्स में रखे जाते हैं, बॉक्स हमेशा लॉक रहता है, ठीक है? और उसको कन्वीनिएंटली एक जगह से दूसरी जगह पे रखने के लिए उसका वजन कम रखा गया। ऐसा ही है? अब जिसने चोरी करनी है वो लॉक खोलेगा नहीं, उसको उठा के ले जाएगा, एक घर जाके चले जाएगा। इसलिए लॉक भी होना चाहिए, हैवी भी। किस जगह पे जहाँ पे पानी पीने वाला कूलर पड़ा हुआ है, वहाँ पे होना चाहिए, हाँ, सिक्योर प्लेस पे। और उस सिक्योर प्लेस पे फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स होने चाहिए। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स पता है क्या है? फिजिकली वहाँ पे कोई मौजूद तो किसी को जाने की इजाजत ना हो। हाँ, ग्लास के साथ जंजीर, हाँ। नहीं, वो तो ग्लास का फिजिकल कंट्रोल है। पेटी कैश को कंट्रोल करना चाहिए। कैसे करेंगे? अच्छा, पेटी कैश का सिस्टम समझ लीजिए। पेटी कैश का सिस्टम में देखिए ऑर्गनाइजेशन में छोटे-मोटे खर्चे डेली बेसिस पे होते रहते हैं। कोई मेहमान है उसके लिए चाय पिलानी, अखबार वाले का खर्चा, किसी को कहा कर दो 50 रुपए उसको दे दिए। छोटे-मोटे खर्चे होते रहते हैं। अब इन खर्चों के लिए ऐसा नहीं होता कि मेन जो हमारा काउंटर है उसे कहा जाए कि भाई 25 रुपए दे दो इसकी एंट्री पास करो। वो कहेगा भाई एंट्री रिकॉर्ड करने की भी एक कॉस्ट होती है। वो कहेगा भैया हमारा हमने सिस्टम सारा एक्टिवेट करना है, ईआरपी सिस्टम है, उसमें एक एंट्री रिकॉर्ड तो 30 रुपए तो उसका एक्सपेंस आ जाएगी। जितनी बिजली जिसकी मैन पावर खर्च होगी। तो छोटे-छोटे खर्चे जो होते हैं इनकी एंट्री पास हर दफा नहीं होती। किया क्या जाता है इसके लिए, एक ऑर्गनाइजेशन में जो निस्बतन ईमानदार आदमी है उसको पूरे महीने का 1 महीने का तकरीबन अंदाजा लगा के ना कितना छोटा-बड़ा खर्चा होगा। जैसे फर्ज कीजिए 1 लाख रुपया खर्च होगा, तो उसको 1 लाख रुपया दे दिया जाता है। उसे कहा जाता है 1 लाख तो खैर ज़्यादा हो गया, 25,000 कर लें। 25,000 रुपया दे दिया जाता है कि तुमने डे टू डे बेसिस पे जो छोटे-मोटे खर्चे हैं वो इस 25,000 में से करने हैं। पूरा महीना उसने पैसे खर्च किए, एंड पे 22,000 खर्च हुए, 3,000 रह गए। अच्छा, उससे ये कहा जाता है कि तुमने छोटे-मोटे जितने भी खर्चे करने हैं उनका रिकॉर्ड ज़रूर रखना है। और ये ज़हन में रखिएगा, जो मेन कैश की पेमेंट्स होती है ना, इसमें हर एक की सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगी हर खर्चे की। लेकिन जो पेटी कैश है, इसमें कुछ खर्चों की होती है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, कुछ की नहीं होती। ठीक है? आपने फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल जाना था, मोटरसाइकिल में 150 का पेट्रोल डलवाया, तो इसकी में भी आपको रसीद वो दे दे। ठीक है? लेकिन अगर आप कहते हैं रिक्शे पे जाते हैं, रिक्शे वाला आपको कोई रसीद नहीं देगा। चाय पीने के लिए जाते हैं, प्रोबेबली नॉर्मली चाय वाला कोई रसीद नहीं देता। तो कुछ खर्चों की रसीद होती है, कुछ पेटी कैश में, कुछ मेन कैश में नहीं कह रहा, मेन कैश में हर एक मेन कैश में उसका कहना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, आपने कहना कंट्रोल वीकनेस है। पेटी कैश में लेकिन पॉसिबल, तो हम उसे कहेंगे जितने भी खर्चों की सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो सकती है, वो आपने कलेक्ट करनी है। रिकॉर्ड हर एक का करना है। रिकॉर्ड हर एक का रखना है। और लेकिन अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट किसी खर्चे की पॉसिबल हो तो रखनी है, वरना रहने दीजिए। और ये रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। मंथ एंड पे जितना भी खर्चा हुआ उससे हिसाब-किताब लिया जाएगा, चेक किया जाएगा, खर्चा करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस उतना ही बनता है। 25,000 शुरू में दिया था, 22,000 के खर्चे हैं, लेस करके 3,000 दिखाओ, 3,000 किधर है? ये 3,000 क्यों कह रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो अपने घर के ज़ाती खर्चे भी इसी जेब में कैश पड़ा हो ना, तो बाज़ औक़ात पर्सनल एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। इसीलिए हमने उसको टाइम टू टाइम फिजिकली चेक भी करते रहते हैं ताकि पता चल जाए जितने खर्चे हुए उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, इस बंदे का उतना मौजूद है कि नहीं। मंथ एंड के ऊपर देखते हैं कितना खर्चा हुआ, 22,000, तो एक ही दफा एंट्री पास करते हैं क्या, एक्सपेंस सन्ड्री एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस डेबिट, पेटी कैश क्रेडिट। फिर उसके बाद एक और एंट्री करते हैं, आपने बताना ये एंट्री किस चीज की है। एक एंट्री तो ये पेटी सॉरी मिसलेनियस एक्सपेंसेस डेबिट, पेटी कैश क्रेडिट, ये किस चीज की एंट्री है? एक्सपेंस पूरे महीने का मिसलेनियस पेटी एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की। दूसरी एंट्री पेटी कैश डेबिट, मेन कैश क्रेडिट 22,000 से। ये हमने पेटी कैश को टॉप अप किया है, मेन कैश से पैसे निकाल के पेटी कैश में रखे। अगले महीने फिर ये सिस्टम शुरू। तो इसलिए आपको समझाइए, सिस्टम बता दिया। अब कंट्रोल्स ने पेटी कैश किया, कहते हैं आपने जो कैश देना है इसकी मैक्सिमम लिमिट 1 महीने के खर्चे होने चाहिए। ऐसा नहीं 1 महीने का पेटी कैश कितना है अंदाजा 50,000, ये लो 6 लाख, पूरा साल डिस्टर्ब ना करना आप।
पूरा साल क्या पूरी ज़िंदगी श्रम नहीं करेगा, ऐसा निकलेगा फिर नज़र नहीं आएगा। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए? क्या ये पेटी कैश उस बंदे के कैशियर की पॉकेट में होना चाहिए? या अलग से इसका भी लॉक बॉक्स होना चाहिए? लॉक बॉक्स होना चाहिए। भई ये छोटा ले छोटा नहीं। वो जो टेबल है ना टेबल, हाँ, उसमें लॉक होता है। लॉक है ना टेबल में होता है ग्लास, लॉक लगा होता है उसमें। सिक्योर्ड प्लेस होना चाहिए। अच्छा ऐसे बताना नहीं चाह रहा था, ये क्लास में आने से पहले थोड़ा-सा कैश अपनी टेबल के दराज में रख के आया हूँ। लेकिन इसके बावजूद आप कुछ नहीं कर सकते। सिक्योर्ड प्लेस अलाउड है। सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल हैं पूरे हमारे। हाँ जी, और ये आधे घंटे बाद उधर नहीं रहेगा। अब तो मुझे अपना कंट्रोल चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा जी पैटी एक्सपेंसेस जिन-जिन खर्चों जिन पैटी अच्छा अब सुनिए ज़रा कंट्रोल वीकनेस जुड़िएगा। मंथ एंड के ऊपर अकाउंटेंट पैटी कैशियर से उसने डिटेल ली। अब डिटेल सुनिए क्या है। 150 का 150, 130, 75 पे ₹25, 175, 800, 12,000, 350, 575, 838 ये खर्चे। यानी इसका मतलब है पेटी कैश में से वही खर्चे होने चाहिए जिनकी अथॉरिटी दी गई है। यानी पेटी एक्सपेंसेस। मेन कैश जो मेन एक्सपेंसेस हैं, बड़े एक्सपेंसेस वो पेटी कैश से पेमेंट नहीं होनी चाहिए। सीक्वेंशियली प्री नंबर्ड वाउचर ये किस वाउचर की बात कर रहा है? पेटी कैश मैं बताया था ना जितने खर्चे होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो जिस जगह पे रिकॉर्ड किया जाता है उसे वाउचर वो पेटी वाउचर कहलाता है। रिसीट्स ऑफ स्पेंडिंग जितने खर्चे हुए हैं उनकी रसीद हो। ओकेजनल चेक दरमियान में 10-12 दिन हर 10-12 दिन बाद चाचा जी क्या हाल है? ठीक है। जरा चेक तो करवाएं अभी तक खर्चे कितने हुए हैं और आपके पास कैश कितना पड़ा है? हैं? कहीं पेन पर तो नहीं लिया है? ये कहा था ना? ये भाई की जगह थी इसके लिए। फिर पेटी कैश इन मंथ एंड के ऊपर इसकी एंट्री रिकॉर्ड कर दें। ये था हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस के कंट्रोल्स। अच्छा खुद बताएं कोई मुश्किल तो नहीं सिंपल कंट्रोल ये मैंने बताया अब जो आपका बाकी का ऑडिट है ना ये नहीं है कि आप खुद से बैठ के पढ़ सकते हैं घर बैठे नहीं पढ़ सकते लेकिन क्लास में आएंगे ना तो बड़े आसानी के साथ इंशाल्लाह सारा बाकी के चैप्टर मेन काम जो हमारा बड़ा काम था ना वो केस स्टडी वाला वो हो गया लेकिन याद रखिए बाकी के टॉपिक क्लास में आके सुनेंगे क्योंकि तो आसानी से समझ आ जाएगी ये सोचेंगे कि मैं घर चला जाऊं खुद से पढ़ लूंगा फिर समझ में नहीं आनी वो मुश्किल लगेगी आपको नेक्स्ट कंसेप्ट स्मॉल एंटिटी फीचर्स क्या है फीचर्स क्या है इनका अच्छा पहले सुन हमारे क्लाइंट होते हैं दो तरह कोई भी बिजनेस एंटिटी होती है तीन तरह की सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी कंपनी को नॉर्मली हमारा ऑडिट क्लाइंट होता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में कंपनी को लफ्ज देते हैं तीनों के लिए लफ्ज यूज करते हैं एंटिटी एंटिटी से मुराद कोई भी एंटिटी सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकता है पार्टनरशिप भी कंपनी लेकिन कुछ एंटिटीज लार्ज होती हैं जैसे कंपनी कुछ एंटिटीज स्मॉल होती हैं जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे पार्टनरशिप जैसे एनजीओस अक्सर एनजीओस भी सारी नहीं लेकिन अक्सर एनजीओस भी स्मॉल एंटिटी होती हैं कहते हैं अच्छा जब भी स्मॉल एंटिटी का कांसेप्ट है ना आपके जहन में आ जाए सोल प्रोप्राइटरशिप वो बेकरी वाला जो हमारे घर के साथ ही जिसकी दुकान है वो है स्मॉल एंटिटी स्मॉल एंटिटी वाला कहे साहब जी सारा दिन आप जाते हैं ऑडिट करते रहते हैं बड़ी-बड़ी कंपनियों का कंपनी आज हमारा भी ऑडिट कीजिए हमारा भी दिल करता है हमारी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड हो क्या ऑडिट कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं ये होगा वॉलंटरी ऑडिट नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट हो सकता है लेकिन क्या इस स्मॉल एंटिटी का ऑडिट करने का तरीका वैसा ही होगा जैसा नहीं कुछ थोड़ा फर्क होगा अब वो फर्क आप नोट कर लीजिए पहले आपको फीचर्स बताए जाएंगे कि स्मॉल एंटिटी बेसिकली होती है उसमें क्या खसूसियात हैं और फिर ये फीचर समझ आ गए ना तो फिर इन फीचर्स की रोशनी में आपको बताया जाएगा कि रिस्क क्या होते हैं और आपकी अप्रोच क्या होगी क्योंकि देखिए बेसिक अप्रोच हमारी जो बेसिक अप्रोच है ना वो वही होगी जो किसी भी ऑडिट में होती है कि ऑडिट करने से पहले प्लानिंग करनी अंडरस्टैंडिंग और करनी है बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग की बेस पे रिस्क असेसमेंट होगी रिस्क असेसमेंट की रोशनी में प्रोसीजर परफॉर्म बेसिक अप्रोच सेम है लेकिन फर्क क्या है जरा सुनिए स्टेप नंबर 1 स्मॉल एंटिटी में दो स्टाफ गवर्नेंस नहीं होंगे डायरेक्टर्स नहीं होंगे जो ओनर है वही मैनेजर है ये टर्म बोलते हैं हम ओनर मैनेजर इकट्ठी टर्म है ये एक लफ्ज है ओनर मैनेजर ओनर लार्ज एंटिटी में ओनर वो लोग होते हैं मैनेजर अलग होते हैं ओनर मैनेजर किसके लिए ये टर्म बोली जाती है स्मॉल एंटिटी जिसमें मालिक खुद ही बिजनेस को रन भी कर रहा है वही बिजनेस का शेयर होल्डर भी समझे उसे ही बिजनेस का डायरेक्टर भी समझे उसे ही बिजनेस का मैनेजर भी समझे हां एम्प्लॉय रखे होते हैं उससे मजीद एम्प्लॉय रखे होते हैं उससे मजीद स्मॉल एंटिटी में दो चार बिग गवर्नेंस नहीं जो ओनर है उसी की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है मैनेजमेंट में इसीलिए अब देखिए चूंकि हमने ये स्टडी किया था इसे एग्री करते हैं ओनर ही मैनेजर होगा स्मॉल एंटिटी में तो हमने जो इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट वैल्यूएट करनी होती है इसका मतलब है यहाँ पे ओनर की इंटीग्रिटी ही मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी होगी और वही कंट्रोल एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रही होगी अच्छा बताइए नॉर्मली स्मॉल एंटिटी में डॉक्यूमेंट्स वगैरह ट्रांजैक्शंस की मेंटेन हो रही होती हैं कंप्लीट ऑडिट अवेलेबल होगा तो कंट्रोल एनवायरनमेंट बताइए क्या चांसेस हैं स्ट्रांग होंगे कि वीक होंगे अच्छा इसमें एक प्लस पॉइंट है एक माइनस पॉइंट है प्लस पॉइंट क्या है कि ओनर मैनेजर की बिजनेस में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है इस केस में जितना डायरेक्टर्स एम्प्लॉइज पे नजर रख रहे हैं ना कंपनी के केस में डायरेक्टर्स की इतनी नजर नहीं होती ये तो हर लम्हा बिजनेस में बैठा एम्प्लॉइज को देख रहा है कोई एम्प्लॉय 10 मिनट में बैठा रहता है भाईजान क्यों बैठे हुए बड़े हो एम्प्लॉइज खाना खाने में 20 की बजाय 22 मिनट लगा लें तो भाई कब से खाना खा रहे हो खत्म भी कर दो मुसलसल नजर रखी होती है ठीक है परफॉर्मेंस रिव्यू क्विकली होता है हर खर्चे की पहले ऑथराइजेशन एम्प्लॉइज ने लेनी होती है किसी बंदे को इजाजत नहीं होती कि पूछे बगैर पैसे निकाले गले में से खर्च करे हर ट्रांजैक्शन की ऑथराइजेशन भी होती है एम्प्लॉइज का इमीडिएटली ये प्लस पॉइंट है माइनस पॉइंट क्या है फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम डॉक्यूमेंट ये सिंगल एंट्री पे चल रहे होते हैं डबल एंट्री सिस्टम नहीं होता सारा रिकॉर्ड आपने देखा होगा वो सिर्फ कुछ ट्रांजैक्शन नोट करते हैं कुछ नहीं करते क्लियर ये फीचर्स क्लियर है आगे चलते हैं रिस्क या प्रॉब्लम क्या है कहता है चूंकि नॉर्मली ये स्मॉल एंटिटी के लोग जो होते हैं ओनर जो मैनेजर भी है ये ज्यादा पढ़े लिखे नॉर्मली नहीं होते इसलिए इनमें एक्सपर्टीज अच्छा एक्सपर्टीज किस चीज की याद रखिएगा एक्सपर्टीज बिजनेस की नहीं बिजनेस की एक्सपर्टीज तो इतनी ज्यादा होती है बात एक बंदे ने 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे होंगे अपने पास बाद सम टाइम ये जो लोग होते हैं शेयर साहब वगैरह बिजनेस एक्सपर्टीज की कंट्रोल की बात कर रहा हूं बिजनेस चाहे इनका जितना मर्जी ग्रो कर रहा होगा कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग इनके पास नहीं होगी ये इनका सबसे बड़ा मसला होता है ये समझते हैं कि हमने जिस चीज को कंट्रोल करना है वो सिर्फ कैश है हालांकि इन्वेंटरी में भी मिस एप्रोप्रिएशन बहुत ज्यादा होती है
तो कैश के साथ इन्वेंटरी को, फेक एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल करने की जरूरत होती है। तो स्मॉल एंटिटी में चूंकि टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं होते सोल प्रोप्राइटर मैनेजर, इसलिए उनमें कंट्रोल्स की वीकनेस होती है, मतलब अंडर एक्सपर्टीज नहीं होती। बहुत से कंट्रोल एक्टिविटीज इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है क्यों? कंट्रोल आपको उसके लिए स्टाफ चाहिए, तो स्मॉल एंटिटी में स्टाफ होगा नहीं। जैसे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है, इंटरनल डिपार्टमेंट नहीं है, ग्रेटर मैनेजमेंट ओवर ऑफ कंट्रोल, जो ओनर कहेगा वही होगा। ऑडिट ट्रेल नॉट अवेलेबल, क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं। बताइए ये सारी प्रॉब्लम स्मॉल एंटिटी में फेस करना पड़ेगी आपको। एग्री करते हैं, कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। इन सारे मसले मसाइल की रोशनी में मुझे बताइए, क्या आप रिस्क असेसमेंट करेंगे स्मॉल एंटिटी की? तो करेंगे। रिस्क असेसमेंट पूछा है, रिस्क असेसमेंट तो करेंगे ही करेंगे। हाँ, अप्रोच कौन सी होगी? सिस्टम बेस्ड, ट्रांजैक्शन बेस्ड। सिस्टम बेस्ड नहीं हो सकती। इंटरनल कंट्रोल की तो ऐसी की तैसी फिर अभी पढ़ा है ना, उनका इंटरनल डिपार्टमेंट है ना, उनका सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, कंट्रोल ओवरराइड का चांस इसमें ज्यादा है, लैक ऑफ एक्सपर्टीज है। तो सिस्टम बेस्ड ऑडिट नहीं होगा, ट्रांजैक्शन बेस्ड होगा। जिसे सब्सटेंटिव का नाम भी दिया था। मैं क्लियर? अच्छा खुद बताइए, ठीक है मुश्किल चीज। इसी तरह बाकी के भी आपके लाइफ से नहीं है, देखिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है अगर मेरे से ये एक्सपेक्ट करें मैं जल्दी नहीं करूंगा मैं। करूंगा इजी है तो क्या जाहिर है असाइनमेंट भी तो साथ साथ देनी है आपको, केस स्टडी तो प्रैक्टिस करनी है ना 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 इजी है। हाँ, लेकिन इस वीक में आप मेरी तरफ से इंशाल्लाह फारिग हो जाएंगे, मेरी तरफ से वाले इस वीक। हाँ, कंट्रोल एक्टिविटी से टेस्ट ऑफ कंट्रोल बनाना तो रह ही गया। अब आपके पास देखिए देखिए हाँ एक्सेप्शन रिपोर्टिंग वो भी एक्सेप्शन बोर्ड सुने। अच्छा पहले मुझे ये बताइए, मैं बड़ा रिस्क अपना कवर कर लूँ इस पूरे चैप्टर में। वैसे तो आप सारी चीजें याद कर लेंगे, क्या आप इस काबिल हैं कि कोई आपके सामने सेल सिस्टम, परचेज सिस्टम, पेरोल सिस्टम या स्टॉक काउंट की केस स्टडी आए, उसमें से वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर लें? क्या इस काबिल हैं? बड़ा 80% मेरा रिस्क कवर होगा। दूसरा क्वेश्चन जिससे 98% रिस्क कवर हो जाएगा 80 से बढ़ के, क्या आप इस काबिल हैं कि आपको सेल सिस्टम, परचेज सिस्टम, पेरोल सिस्टम में से कोई एक सिस्टम या कैश एंड बैंक इन्वेंटरी, कोई एक सिस्टम, इसमें से कोई एक डिपार्टमेंट या दो डिपार्टमेंट बताए जाए और आप उनकी कंट्रोल एक्टिविटीज बता दें? हैं इस काबिल? ये नहीं हो सकता, ये तो बड़ा मुश्किल है। कितने स्टूडेंट इस काबिल हैं कि वो इस वक्त सेल सिस्टम में इनवाइसिंग डिपार्टमेंट के और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के कंट्रोल बता सकते हैं? कितने? 50%, 50%। ये ले, किधर गए? ये बता कितने स्टूडेंट बता सकते हैं? बता सकते हैं, ना पता चले तो बाकी क्यों नहीं बता सकते? याद नहीं किया क्या? क्यों नहीं है? भूल कैसे गए? सही लिख के किए थे याद, लिख के करने थे। जो चीज जबानी याद ना उसे लिख के कर, कोई बात नहीं, अभी टाइम है, अभी टाइम। तो कोशिश करें इसी वीक में। देखिए मैं ये चाहता हूं जब आप घर जाए ना, आपको कम से कम ऑडिट की टेंशन ना हो, ऑडिट में आपको यकीन हो सारे क्या मतलब। ऐसे ना करें यार, हमने बड़ी केस स्टडी में बड़ी मेहनत की, नहीं बाकी मेहनत की है केस स्टडी में। ऐसे ना करें, अगर आप प्रैक्टिस करते रहे तो फिर आपको शायद इस चीज का एहसास नहीं है, लेकिन मेरी असेसमेंट के मुताबिक अगर आपने साथ-साथ 60% भी केस स्टडीज की है ना, 60% हर चैप्टर में से, तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। अगर 60% भी केस स्टडीज रिटन में, क्राइटेरिया सुन लें, 60% हर चैप्टर, 60% रिटन, जिस स्टूडेंट ने ये काम किया है इंशाल्लाह पास हो जाएगा। आपको चूंकि आपने कभी ऑडिट का पेपर दिया नहीं तो एक खौफ होता है ना उसके ऊपर, और एक वो रहेगी आपके ऊपर, वो एंड तक रहेगी। लेकिन चूंकि उस्ताद जो होता है उसका एक्सपीरियंस होता है, वो सालों साल से पढ़ा है, हजारों बच्चों को पढ़ा है, तो उस एक्सपीरियंस की रोशनी में आपको बता रहा हूं, अगर आपने हर चैप्टर में 60% या उससे ज्यादा केस स्टडी की है, आप उम्मीद है इंशाल्लाह आसानी से पास हो जाएंगे, प्रोवाइडेड इस एक महीने में डेली बेसिस पे ऑडिट पढ़ते जाए। अगर किसी ने 100% केस स्टडीज भी की है ना, लेकिन इस पूरे महीने में उसने ऑडिट को साइड में रख दिया, तो आखिरी दिन याद नहीं आएगा कुछ भी। एक होता है आपने पासिंग लेवल को अटेन कर लिया मेरी असेसमेंट के मुताबिक ज्यादातर स्टूडेंट्स ने, लेकिन इसको मेंटेन करना है आखिरी दिन तक। मेंटेन कैसे होगा? डेली बेसिस पे आप ऑडिट को दो, बल्कि अब तो ज्यादा दे सकते हैं, 2 घंटे नहीं तो 4 घंटे भी दे सकते हैं। तो चले 4 नहीं, साढ़े तीन चार घंटे डेली बेसिस पे रिवीजन करते रहे, इंशाल्लाह आसानी से पास हो जाएंगे, आसानी से पास। अच्छा अब मैं आपको सिखा रहा था कंट्रोल से टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे बनाने हैं, ये सुन लें, ये सुन लें। रिवीजन प्लान मैं कल दे दूंगा। नहीं एक और सब्जेक्ट का भी काम करना है मैंने, तो कल दे दूंगा। वैसे अगर रात तक बन गया ना तो व्हाट्सएप कर दूंगा जी। आपको जो मैं रिवीजन प्लान दूंगा ना, उसमें कोशिश करूंगा कि वो डिटेल्ड हो, यानी उसमें आपने हर रोज जो टॉपिक या क्वेश्चन भी अगर करने हैं, मैं कोशिश करूंगा, वैसे क्वेश्चन लेवल पे कमिटमेंट नहीं करता, लेकिन मैं कोशिश करना डिटेल हो कि वो मिनिमम आप प्रैक्टिस आपके रिवीजन करवा दिया आपको इंशाल्लाह। नहीं हार्ड में भी हम डिस्ट्रीब्यूट करने के, लेकिन व्हाट्सएप में भी, ताकि कम से कम जिम्मेदारी तो पूरी हो। अच्छा सुनिए, कंट्रोल आपने नोट किया होगा कि हमारे कंट्रोल 3 तरह के हैं, जितने भी कंट्रोल है ना 3 तरह के। अक्सर कंट्रोल वो है जिनमें कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद होता है, जैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रही है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है क्या? डीआरएस। इनवॉइसेस की एक इंडिपेंडेंट पर्सन रीचेकिंग कर रहा है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है क्या? इनवॉइस के ऊपर साइन। ठीक है, फिक्स एसेट्स को खरीदने से पहले, बेचने से पहले अप्रूवल हो रही है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है क्या? अप्रूवल। ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन हमेशा आपको पता है वो रिटन फॉर्म में सिग्नेचर होते हैं। पेरोल, सैलरी शीट की कैलकुलेशन के बाद उसकी ऑथराइजेशन एविडेंस है क्या? कि सिग्नेचर अप्रूवल। तो टाइम शीट आती है सुपरवाइजर से। यानी अक्सर कंट्रोल ऐसे हैं जिनकी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, इससे एग्री करते हैं? आगे चलो। लेकिन कुछ कंट्रोल ऐसे भी हैं जिनका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद नहीं होता, जैसे ऑब्जर्व करना। ऑडिटर ऑब्जर्व भी करता है ना कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है, आपने देखा होगा, अगर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एक कंट्रोल है ना, ये कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद नहीं होता, ये आप जाके देखते हैं, हाँ भाई ये रिसीविंग वाला बंदा लाता है, रिकॉर्डिंग वाला बंदा लाता है, एक ही बंदा तो काम नहीं कर रहा दोनों। ये है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। तो कुछ कंट्रोल ऐसे भी होंगे जिनके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद नहीं होंगे, एग्री, इसमें ज्यादातर आते हैं ऑब्जर्वेशन वाले। तीसरा, कुछ कंट्रोल ऐसे होते हैं जो आईटी सिस्टम पे बेस कर रहे होते हैं। अगर क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा हो, अगर क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा हो, तो फिर कुछ कंट्रोल आईटी सिस्टम पे भी बेस कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर तो सेल सिस्टम है, उसमें क्रेडिट लिमिट सेट की जा रही है और सेल्स डाटा डिपार्टमेंट वाला उसको चेक कर रहा है और इन्वेंटरी बैलेंस को भी चेक कर रहा है,
अगर तो मैनुअल सिस्टम है ना, तो जो सेल्स ऑर्डर होगा उसमें बॉक्स बना होगा, जिसमें लिखा होगा इन्वेंटरी चेक या इन्वेंटरी इज़ अवेलेबल, उसके ऊपर टिक करेगा। दूसरा कॉलम होगा कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज़ बिलो क्रेडिट लिमिट, वो उसको भी चेक करेगा या लिख देगा और फिर साइन करेगा। मैनुअली सिस्टम होगा तो ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो गया। लेकिन अगर आईटी सिस्टम होगा, तो उन्होंने इसको लिंक कर दिया होगा। कंप्यूटर ऑटोमैटिकली जैसे ही उस कस्टमर के नाम के आगे ये सेल्स ऑर्डर को एंटर करेंगे ना, तो सिस्टम ऑटोमैटिकली उसके आउटस्टैंडिंग बैलेंस को क्रेडिट लिमिट के साथ चेक करेगा। अगर तो वो क्रेडिट लिमिट से कम होता है ऑर्डर एक्सेप्ट करने, तो सिस्टम उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेगा, प्रोसेस कर लेगा। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्रेडिट लिमिट से ज्यादा हो जाता है, तो सिस्टम फौरी तौर पे ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट कर देगा और एक रिपोर्ट जनरेट करेगा कि ट्रांजैक्शन हैज बीन रिजेक्टेड। इसे कहते हैं एक्सेप्शन रिपोर्ट। एक्सेप्शन रिपोर्ट बेसिकली आपके किसी ना किसी कंट्रोल के बारे में रिपोर्ट होती है कि ये कंट्रोल काम नहीं कर रहा या किसी ने इसको बाईपास करने की कोशिश की थी, इसने रोक लिया। आपके जो कभी हॉटमेल अकाउंट या जीमेल आप यूज करें, आपको कभी ना कभी ऐसी आई अनयूजुअल साइन इन एक्टिविटी, किसी बंदे ने कोई पेरिस में बैठ के, एक मिस्र में बैठ के आपके अकाउंट पर, ये एक्सेप्शन रिपोर्ट है, जो बता रही होती है कि किसी ने आपके सिस्टम को बाईपास करने की कोशिश की है। ये इसलिए रिपोर्ट मिलती है ताकि हम अपने सिस्टम को अगर इंप्रूव स्ट्रांग करना चाहें तो कर लें। एक्सेप्शन रिपोर्ट समझ लीजिए आपकी डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल को डिस्कस कर शो कर रही होगी या किसी हैकर के साइबर अटैक को इंडिकेट कर रही होगी। दोनों का मतलब ये है कि आप अपने सिस्टम को मजीद कंट्रोल करें, वरना ये अनकरीब इससे नुकसान उठा सकते हैं। तो आईटी सिस्टम यूज हो रहा है, तो सिस्टम खुद चेक करेगा बैलेंस और ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देगा। आप देखिए जितने भी घर जाके कंट्रोल्स हैं, आप उनकी क्लासिफिकेशन कर लें, ज्यादातर कंट्रोल इस पहली कैटेगरी में आएंगे, कुछ दूसरी में और एक आध तीसरी में आएंगे। इसके अलावा के कंट्रोल। अब सुनिए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे परफॉर्म करना है, टेक्निक सुनिए। आपने सबसे पहले देखना कंट्रोल कौन सा है। अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ना, आपने कहना है सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ डॉक्यूमेंट जो भी है एंड इंस्पेक्ट फॉर, जिस चीज को टेस्ट करना है उसको इंस्पेक्ट कर लें। जैसे कोई कंट्रोल बताइए किसी भी सिस्टम का, सेल्स सिस्टम में क्या कंट्रोल है कि क्रेडिट लिमिट सेट हो रही है। क्रेडिट लिमिट हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या हर नए कस्टमर की क्रेडिट लिमिट सेट कंट्रोल है ना, कैसे करेंगे? सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ न्यू कस्टमर्स लिस्ट एंड इंस्पेक्ट फॉर ऑथराइजेशन ऑफ क्रेडिट लिमिट। जिस जिस नए कस्टमर की क्रेडिट लिमिट डॉक्यूमेंट मौजूद है, इसका मतलब कंट्रोल स्ट्रांग है, और जिसकी मौजूद नहीं है कंट्रोल वीक है। और एक्नॉलेजमेंट सेल्स में एक और भी था, एक्नॉलेजमेंट ऑफ कस्टमर, कस्टमर एक्नॉलेजमेंट लेते थे। ये इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा? सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ गुड्स डिस्पैच नोट एंड इंस्पेक्ट फॉर सिग्नेचर ऑफ कस्टमर। ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो गया। अच्छा, इसको ऐसे नहीं लिखना, हमेशा आपने इसको स्टार्ट करना है सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ डॉक्यूमेंट से। बाद कुछ स्टूडेंट ये लिखते हैं चेक वेदर कस्टमर एक्नॉलेजमेंट इज बीइंग रिसीव्ड, ये चेक वेदर क्रेडिट लिमिट इज बीइंग सेट। ये नहीं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आपने उसको बताना है कि कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, डिटेल प्रोसीजर बताना है। सेलेक्ट ए सैंपल से स्टार्ट कीजिएगा। क्लियर? कोई और कंट्रोल बता दीजिए, कोई फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। अब देखिए फिजिकल एक्सेस कंट्रोल की डॉक्यूमेंट तो मौजूद नहीं होगी, ऑब्जर्व करेंगे। ऑडिटर शैल ऑब्जर्व वेदर इन्वेंटरी इज सेफली लॉक्ड या सेफली केप्ट इन वेयरहाउस व्हिच इज लॉक्ड। तो जिस कंट्रोल का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, वो कैसे ऑब्जर्व से होगा? और भी कंट्रोल बताइए। परचेजेस, ये कंट्रोल था कि परचेज अप्रूव्ड सप्लायर को दी जाए। ठीक है? अभी सर सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ परचेज ऑर्डर इश्यूड ड्यूरिंग द ईयर एंड इंश्योर इंस्पेक्ट द नेम ऑफ सप्लायर इन अप्रूव्ड लिस्ट, या इंस्पेक्ट फॉर दैट नेम ऑफ सप्लायर इज इंक्लूडेड इन अप्रूव्ड लिस्ट। आपने परचेज ऑर्डर का सैंपल उठाया और देखा कि वो लिस्ट में है कि नहीं। और बताइए कंट्रोल। अच्छा, एक कंट्रोल ये भी होता था कि जो गुड डिस्पैच नोट है वो टाइमली रिकॉर्ड हो अकाउंट्स में, टाइमली एंड एक्यूरेट। इसको कैसे टेस्ट बनाइए, कोशिश कीजिए। सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ गुड डिस्पैच नोट एंड इंस्पेक्ट दैट द डेट ऑफ एंट्री इन रिकॉर्ड की कौन सा रिकॉर्ड? जर्नल लेजर। जर्नल लेजर कि देखिए डेट सेम डेट में है तो कंट्रोल स्ट्रांग है, नहीं है तो कंट्रोल वीक है। चलिए ये आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे तो आप, लेकिन याद रखिए आपने स्किल को सीखना है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल को लहदा से याद नहीं करना, अजाब बन जाएगा ये चैप्टर। सिर्फ कंट्रोल एक्टिविटीज याद कर लें वो भी बहुत है। और कंट्रोल एक्टिविटी इसलिए मैंने कहा क्योंकि वो वीकनेसेस में भी टेस्ट कर लेता है, उसमें भी काम आ जाती है। सिर्फ कंट्रोल एक्टिविटी याद कर लेंगे ना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल खुद बन जाता है। याद रखिए हर एक्टिविटी का टेस्ट ऑफ कंट्रोल मौजूद है, वो खुद बता। अब देखिए इसी को आईटी सिस्टम में कैसे करें। अगर आईटी सिस्टम यूज हो रहा है और कंट्रोल ये है कि मिनिमम इन्वेंटरी लेवल और मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल सेट किया, ये था ना कंट्रोल। अच्छा, आईटी सिस्टम यूज हो रहा है ना, तो हम जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते हैं कहते हैं डमी डेटा अप्रोच। कौन सी अप्रोच? इसमें हम सिस्टम के अंदर एक डमी फेक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं सिस्टम एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है कि नहीं। जैसे सुनिए, क्लाइंट ने कहा सर हम मिनिमम इन्वेंटरी लेवल मेंटेन कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे परफॉर्म किया? देखिए आईटी सिस्टम यूज हो रहा है, डमी डेटा अप्रोच। मैंने एक फेक सेल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की। ऑडिटर शैल एंटर ए फेक सेल्स ऑर्डर व्हिच विल ब्रिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंटरी बिलो मिनिमम लेवल एंड चेक वेदर ट्रांजैक्शन इज प्रोसेस्ड बाय सिस्टम। If transaction is processed by a system, we control. और if exception reported, control strong. बे क्लियर बात समझे? अच्छा, अब आखिरी एग्जांपल, अगर आपने ये आप बताएंगे, आप पेरोल के ऊपर कंट्रोल्स चेक कर रहे हैं। क्लाइंट ने कहा सर हमने रेंज टेस्ट अप्लाई किया हुआ है नेट पेमेंट के कॉलम के ऊपर। रेंज टेस्ट समझते हैं कि एक रीजनेबल रेंज सैलरी की है 50,000 से लेके 2 लाख तक। सैलरी ना तो इससे कम होती है नॉर्मली, ना इससे ज्यादा। आप इस रेंज टेस्ट को चेक करना चाहते हैं, क्या करेंगे? डमी डाटा अप्रोच। कैसे? हाँ, ऑडिटर शैल एंटर डमी सैलरी ऑफ ए पर्सन which will bring, which will the net amount of which will be calculated as exceeding 200,000. If this transaction is processed by system, controls are vague. If transaction is rejected and exception report is generated, control strong है। भी क्लियर हुआ? तो अब आपने क्या करना है, आज घर देखिए आज का काम आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आपने बड़ी आसानी के साथ ये याद कर लेंगे कंट्रोल्स कैश के। इसके साथ एडिशनल असाइनमेंट तो करनी है आपने। एक काम और कर लीजिएगा, क्या? कंट्रोल से टेस्ट बस रीड, याद नहीं करने हैं। ना ना ना, याद नहीं करने, सिर्फ रीड कर लेने हैं। और सारे ये भी सारे सिस्टम के, सिर्फ एक सिस्टम के कर लें, सेल्स के। कल परचेज के कर लीजिएगा।
परसों पेरोल के कर लीजिएगा, एक-एक करके कर ले, क्योंकि असाइनमेंट भी है ना साथ, तो ओवरबर्डन थोड़ी करना है आपको, ओवरबर्डन नहीं करना, सिर्फ एक सेल्स सिस्टम है।